ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट एलडीएल एंड एचडीएल। अब एलडीएल का मैं क्या कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा था कि सपोज कर रहे हैं, देखें ये होता क्या है कि ये हमारा इंटर इंटर किया, ये काइलोमाइक्रोन है। ये यानी एक, ये जो व्हाइट कलर का है ना, मैं इसको जूम इन करता हूँ। देखो, इंटेस्टाइन से कौन आया है? हमारा ये फैट का मॉलिक्यूल है, बहुत बड़ा फैट का मॉलिक्यूल, जिसके साथ अटैच है एक आपका प्रोटीन का मॉलिक्यूल। तो ये दोनों मिला के क्या बने? लाइपोप्रोटीन। ठीक है, यहाँ से समझा, ये देखो ये बहुत अच्छा बना हुआ। ये क्या है? लाइपोप्रोटीन, और इसका नाम क्या है? वीएलडीएल, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। क्यों? इसके पास बहुत सारा फैट है, प्रोटीन का मॉलिक्यूल वही है, 10%। 10% ही 1 ग्राम। ठीक है, सपोज कर रहे, यानी प्रोटीन का मॉलिक्यूल तो उतना ही रहना ना, एक टॉफी, एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल है वो फिक्स है। फैट की परसेंटेज उसके पास ज्यादा है, उसके पास एक एक बहुत ज्यादा फैट उसके ऊपर है। ठीक है, तो ये क्या है? वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। यानी इसका 100 ग्राम का उतना वजन नहीं है जितना प्रोटीन खाली का वजन हो 100 ग्राम का होगा। बहुत कम वजन है इसका। जब ये आगे मूव करती है, अब ये आगे मूव करा, ये आगे मूव करा, इसने प्रोटीन थोड़ा सा फैट अपने सर से उतार के किसको दे दिया? यानी ये खाने से हमारा फैट निकला, फैट और साथ में कौन है? प्रोटीन का मॉलिक्यूल है। ये है लाइपोप्रोटीन। इसका नाम है वीएलडीएल, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। जब ये आगे मूव करा, ये चला गया हमारा उसके पास, हमारी पेट की चर्बी के पास आ गया। वहां इसने थोड़ा सा फैट किसको दे दिया? हमारी पेट की चर्बी को दे दिया कि भाई इसको स्टोर कर लो। जब उसने वो फैट स्टोर कर लिया, यानी इस प्रोटीन के मॉलिक्यूल ने थोड़ा सा, इसके सर से थोड़ा सा वजन उतर गया। अब आप अगेन कंपैरिजन करोगे, देखो वजन ओवरऑल कम हो गया है, लेकिन प्रोटीन उतनी थी, फैट कम हो गया, तो ओवरऑल अब आप देखते हो तो वजन बढ़ गया। यार मैं किस तरह समझाऊं, मैं बोर्ड पे समझाना चाह रहा था। अच्छा, मैं दोबारा समझाता हूँ। फैट इसने दे दी। अब कंपैरेटिव देखो, मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि देखें, सबसे पहले हमारे पास क्या था? 10%, यानी टोटल वेट में 10% प्रोटीन थी, 90% क्या था? फैट था। तो इसका कंपैरेटिव वजन जो है वो भारापन कम था। अब जब आगे आए, फैट उसने 20% फैट उसने किसको दे दी? फैट इसको दे दी, हमारे एडिपोज टिश्यूज को, फैट सेल्स को। पेट की चर्बी उसको पकड़ा दी। अब कंपैरिजन में कितना हो गया? प्रोटीन कितनी होगी? 30%। फैट कितना रह गया? 70%। ऐसे ही है, पहले प्रोटीन सिर्फ 10% थी, अब 30% होगी। अब आप खुद से इमेजिन करें कि जहां एक चीज भारी है, तो उसके उसका कंपैरिजन में क्या आ गया कि अब पहले वो 10% थी, तो ओवरऑल उसका वजन कम था। अब उसमें टोटल रेशो में 30% प्रोटीन होगी। प्रोटीन बढ़ी तो नहीं ना, लेकिन कंपैरेटिवली आप देख रहे हो यार। समझे? किस तरह मैं मैथ करके दिखाऊंगा अब आपको? क्यों नहीं समझ आ रही? अ, चले इस तरह समझाता हूँ मैं आपको। गीले कपड़े और सूखे कपड़े से समझाता हूँ, ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, ये आपको एंड तक टीचर्स को भी नहीं समझ आ रहा होता। 10 शर्ट्स हैं हमारे पास। ठीक है, एक शर्ट गीली है, वेट है। ठीक है, ये है प्रोटीन का मॉलिक्यूल। ठीक है, हर शर्ट जो है वो 1-1 किलो की है। सॉरी, किलो की नहीं है। 10 शर्ट मिलके 1 किलो बना रहे हैं। 10 शर्ट्स मिलके 1 किलो का वजन रख रहे हैं। इसमें भारी शर्ट का वजन बाकी 9 शर्ट्स के मुताबिक क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, तो हम कहते हैं जी, इसमें से 1 किलो में आधा किलो जो है ना, 0.5 किलो, वो वेट शर्ट है। यानी आधा किलो सिर्फ उस वेट शर्ट का वजन है, और बाकी आधा किलो उस सूखी शर्ट का वजन है। ऐसे हो सकता है ना, भारी शर्ट का वजन आधा किलो हो, और बाकी तमाम शर्ट जो सूखी हुई शर्ट है उनका वजन मिला के, सारी 9 के 9 का मिला के एक शर्ट के बराबर ना हो? ऐसा पॉसिबल है? इतना समझ आ गया?
मैं समझो ना, मुझे हाँ ना कर दो ताकि मुझे पता लगे। अब ड्राई शर्ट जो है वो फैट है, और जो गीली शर्ट है ये प्रोटीन है। तो इसका मतलब है वो थोड़ी सी प्रोटीन, लेकिन उसकी डेंसिटी ज्यादा थी, उसका वजन भारीपन ज्यादा था। ठीक है। और जो फैट है हमारा, वो इतना सारा होने के बावजूद भी उसका वजन कम है। ये कॉन्सेप्ट होता है डेंसिटी का। अब एक शर्ट हमने वेट वाली हमने क्या कह दिया जी, प्रोटीन है, और वो सारी यानी ओवरऑल वजन इसका ये है। इसकी ये भारीपन इसका एक जितना होगा। अब हुआ ये कि ये गई, ये शर्ट हमारी चलेगी फैट मॉलिक्यूल्स के पास, यानी एडिपोज टिश्यू जो पेट की चर्बी है उसके पास चला गया। ठीक है, एडिपोज टिश्यू के पास जाके इसने क्या किया, इसने तीन शर्ट्स, तीन ड्राई शर्ट्स दे दी। इसकी डेंसिटी हम कह देते हैं जी 100 mg/मीटर क्यूब होता है। ये इसकी डेंसिटी है। अच्छा, इसने तीन शर्ट्स दे दी एडिपोज टिश्यू को। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास टोटल 7 शर्ट्स बची, जिनमें अभी भी एक शर्ट वही है वेट वाली। ठीक है, प्लस का वो कितनी रह गई, दूसरी कितनी रह गई, 3 शर्ट्स, तीन लेके 4 शर्ट्स दूसरी रह गई। ठीक है, अब इसका टोटल का वजन आप मिलाओ। आधा किलो की मैंने कही थी ये, और ये सारी मिला के, यानी इसकी ये सिर्फ 0.2 रह गई। ये आ गया 0.5 प्लस 0.2, ये टोटल 7 kg है। 7 kg क्या होता है, 0.7। हाय हाय। मैं कैसे समझाऊं, डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट है। मैं बताता हूँ, बताता हूँ, अभी बताता हूँ। देखो, पहले हमारे पास कितनी शर्टें थी, 10 शर्टें थी। एक आधा किलो की शर्ट थी क्योंकि वो भारी थी, बाकी सारी मिला के बाकी की 9 शर्टें मिलाई, तब जाके हमारे पास आधा किलो बन रहा था। ठीक है, 9 में से हमने तीन निकाल दी, तो पीछे कितनी बची, 6 शर्टें। तो ये 6 शर्टों का वजन रह गया आधा, 0.2। पहले 0.5 था, तो अब कितना रह गया, 0.25 कर लें। ठीक है, अब मैं जो चीज समझाने ला रहा हूँ, पहले कितनी टोटल शर्टें थी, 10 10 किलो का वजन था एक के। ठीक है, जब 6 रह गई तो 6 के हिसाब से वजन हाफ तो होना चाहिए था ना। तो हाफ नहीं हुआ, हाफ का मतलब था आधा किलो रह जाती पीछे, लेकिन आधा किलो नहीं रही। फिर कह रहे नहीं समझ आ रही। मिट्टी पा दूं? नहीं, मैं समझा के जाना है। डेंसिटी थी समझ आ रही तुम लोगों को। इतना समझाऊं? चलो, डेंसिटी तो समझ आई यार। देखो, प्रोटीन है, भारी भारी मॉलिक्यूलर प्रोटीन नहीं। देखें, यहाँ भी एक एक ही शर्ट थी, यहाँ भी एक ही शर्ट थी, आगे भी जाएगी एक ही शर्ट रहेगी, तो प्रोटीन का मॉलिक्यूल उतना ही है, लेकिन उसकी कंपैरेटिव रेशो चेक कर रहे हो। कंपैरेटिव रेशो वजन के अंदर उसका क्या परसेंटेज रहती है। पहले वो कितनी थी, 50% उस प्रोटीन का कंपोनेंट था, 50% ही फैट था। अब अगर आप इसकी परसेंटेज निकालते हो तो इसमें 0.5 और 0.2 टोटल 7 है। ठीक है, यानी टोटल वजन आपका कितना है, 7 है। पहले टोटल वजन कितना था, 10, या 1 किलो कर लो, 1 था, तो अब 0.7 है। तो यानी कम, टोटल वजन क्या हो गया, कम हो गया, और उस वजन में प्रोटीन की रेशो क्या हो गई, ज्यादा है। ठीक है, प्रोटीन पहले 50% कॉम्पोनेंट बना रहा था, अब वो राउंड अबाउट 70 80% कॉम्पोनेंट बना रहा है। ठीक है, तो प्रोटीन है उतनी, क्या प्रोटीन का वजन बदला, नहीं।
पहले भी 0.5 kg था, अब भी 0.5 है। लेकिन कंपैरेटिवली क्योंकि फैट कम हो गया, तो प्रोटीन का कंपैरेटिव वजन, परसेंटेज वजन ज्यादा हो गया। इस वजह से इसकी डेंसिटी को हम क्या कह देंगे, अब ये डेंसिटी इंक्रीज हो गई है। पहले वो लो डेंसिटी था क्योंकि टोटल वजन में फैट बहुत ज्यादा थी, पूरे वजन में सूखे कपड़े ज्यादा थे, ठीक है। तो ओवरऑल जो उसका भारीपन था वो कम था। जब हमने उसको उसके कुछ कपड़े कम कर दिए, अब टोटल वजन तो कम हुआ, लेकिन कंपैरेटिवली जब आप देख रहे हो तो प्रोटीन का भारीपन उतना ही है, सेम है। जब मजीद आप पीछे जाओगे, उसका घेराव कम हो गया, मैं नहीं बता रहा। बोर्ड होता ना, ऐसे समझा देता, घंटा लगता। क्यों, क्यों मैंने ये लेक्चर शुरू किया है, क्यों इसमें घुस गए? चले जी, इस तरह भी हम यहाँ पे टाइम जाया कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे वो जरूरी है रजिस्टर का होना। लेकिन चले, ओवरऑल मैं वैसे समझा देता हूँ। प्रोटीन का जो कंपोनेंट है, प्रोटीन के अंदर ओवरऑल प्रोटीन भारी होती है, फैट हल्का होता है। अगर आप एक ग्लास ले रहे हैं, उसके अंदर आप उसका यानी उसमें 80% प्रोटीन है, 20%, सॉरी, स्टार्टिंग में 20% प्रोटीन होती है, और ऊपर का यानी जो है वो क्या होता है, फैट होता है। आप एक टाइम के बाद इसमें अब प्रोटीन की परसेंटेज कितनी है, 20%। अगर टोटल आपके पास 1 किलो है, उसमें या एक टोटल आपके पास 10 किलो है, उसमें 2 किलो प्रोटीन थी, 8 किलो क्या था, फैट था, ठीक है। थोड़े टाइम के बाद उसने क्या किया कि उसने जो है वो उसमें से 2 किलो फैट, उसमें से 3 किलो फैट जो है वो उसने किसको दे दी, एडिपोज टिश्यू को दे दी। अब टोटल आपके पास वजन रह गया 7 किलो, ठीक है, यानी वो 7 किलो रह गया टोटल आपके पास। सात में से अब कितने हैं, प्रोटीन कितनी है, प्रोटीन अभी भी दो ही है, सिर्फ फैट रिमूव हुआ है। तो टोटल अब आगे मूव किया उसने, 2 किलो और फैट रिमूव कर दी। तो अब प्रोटीन की परसेंटेज कितनी होगी, अब 50-50 हो गई, ठीक है। प्रोटीन 2 किलो थी, पीछे 4 रह गई है, तो अब 2 किलो फैट रह गया, 2 किलो प्रोटीन। तो टोटल जब आप पहले से कंपैरिजन कर रहे हो, उसमें सिर्फ 2 किलो प्रोटीन थी, बाकी सारा फैट था। तो फैट हल्का होता है, उसका टोटल वजन कम था। जब आप लास्ट स्टेज पे आते हो, तो इसमें 50% प्रोटीन है, 50% फैट है। जगह थोड़ी सी घेर रहा है, लेकिन वजन, प्रोटीन ने अपना वजन मेंटेन किया हुआ, फैट का खत्म हो रहा है। तो इसको डेंसिटी इसकी ओवरऑल आप कंपैरिजन करते हो तो वो ज्यादा हो जाती है। फिर भी मैं इसका न्यूमेरिकल कंपोनेंट जो है वो मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। मैं उसको करके रिकॉर्ड करके फिर आपको कॉपी पे रजिस्टर करके, कॉपी करके मैं आपको करवा दूंगा। न्यूमेरिकल मैथमेटिकली करवाऊंगा तो वो चीजें हो जाएंगी। बहरहाल, हम मूव करते हैं इसको। मैं शायद समझा नहीं पा रहा उस तरह, एक रिकॉर्डेड लेक्चर भी दे दूंगा तो उससे भी आप समझ लीजिएगा। बहरहाल, जब फैट यहाँ से मूव किया, तो अब ओवरऑल कंपैरिजन में फैट कम है, प्रोटीन ज्यादा है। थोड़ा सा फैट जो है वो मजीद आके रिमूव करेगा, उसमें फिर प्रोटीन उतनी है, फैट कम है। यानी टोटल 2 किलो चीज रह गई है, लेकिन उसमें प्रोटीन अभी भी 1 किलो ही है। ये टोटल 4 किलो चीज रह गई है, प्रोटीन ने उतना वजन, अपना 50% वजन मेंटेन किया हुआ है। तो टोटल जो उसका भारीपन है वो मेंटेन रहता है। और लास्ट में फिर हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, जगह कम घेर रहा है, जगह कम घेर रहे हैं ना, यानी वो जो, अगर बीकर है जिसके ऊपर मार्किंग लगी हुई है, उसमें जगह कम घेर है, लेकिन वजन आप कंपैरिजन कर रहे हो तो ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन ने अपना 50% वजन नहीं छोड़ा, एंड तक नहीं छोड़ा। बहरल, ये चीजें जो है वो इंशाल्लाह मैथमेटिकली करके दिखा सकता हूँ। तो बहरल, ये एलडीएल एचडीएल का कॉन्सेप्ट है, इसलिए एचडीएल को अच्छा इसलिए कहा जाता है कि उसमें प्रोटीन ज्यादा है कंपैरिजनली, और फैट उसमें कम होता है। तो वो बॉडी के अंदर से फैट इकट्ठा करके लिवर में लाता है और फिर उसकी प्रोसेसिंग करवा देता है। यानी जिसके प्रोटीन फिर रही है, उसके पास थोड़ा सा फैट है, तो वो दिल के पास जाएगी, वहां जो फैट होगा, लिवर के पास जाएगी, वहां, सॉरी, बाकी ऑर्गन्स के पास जाएगी, वहां जो एडिशनल फैट पड़ा होता है उसको वो अपने साथ बाउंड करेगा और लिवर में ले आएगा, और लिवर जो है उसको थ्रू फीसिस जो है, इंटेस्टाइन के जरिए जो है वो उसको बॉडी से एक्सक्रीट करवा देता है। इसलिए एचडीएल को क्या कहा जाता है कि ये अच्छा फैट है। एलडीएल क्या होता है, उसमें क्योंकि प्रोटीन वही है, थोड़ी सी 20%, लेकिन उसको पास अच्छा खासा इतना सारा फैट इकट्ठा हुआ हुआ है उसके पास। तो वो क्या करता है, वो फिर लिवर से मूव करता है टुवर्ड्स डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, और वहां जाके फैट ऐड करता है ब्लड वेसल्स में, हार्ट में, लंग्स में, वो इर्द गिर्द इनके फैट जमा करना शुरू कर देता है। इसलिए उसको बुरा फैट कहा जाता है, क्योंकि वो बॉडी के अंदर फैट को डिस्ट्रीब्यूट करवाता है, फैलाता है। ये समझ लगी एलडीएल एचडीएल की। उसकी जो बेसिक्स है वो फिर बाद में देख लेंगे। एलडीएल क्यों बुरा और एचडीएल क्यों अच्छा है, ये समझ आ गई। एक ही कंसेप्ट क्लियर हुआ है, आ गई है कि नहीं?
बॉयज, HDL और LDL अच्छे और बुरे क्यों हैं, मैं समझ आ गई। अब ये देखें, ये विटामिन ए आपने खाया, काइलोमाइक्रोन बने, यानी ये प्रोटीन है, मॉलिक्यूल बाहर वाली प्रोटीन की लेयर है, और अंदर ये येलो सा जो स्ट्रक्चर है ये आपका क्या है, विटामिन ए है। ये 60 to 75% रेमिनेंट माइक्रो काइलोमाइक्रोन, यानी ये जो है यहाँ से रिलीज होते हैं पेरिफेरल टिश्यूज में। पेरिफेरल टिश्यूज जो हमारे अपने टिश्यूज होते हैं, यानी यहाँ से ये रेमिनेंट माइक्रोन, काइलोमाइक्रोन, रेमिनेंट काइलोमाइक्रोन वो होते हैं जो फैट को कुछ परसेंटेज यानी विटामिन ए को रिलीज कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो माइक्रो काइलोमाइक्रोन बचते हैं उसको रेमिनेंट माइक्रो काइलोमाइक्रोन कहते हैं। अगर मैं आपको इधर दिखाऊंगा ना, तो यहाँ पे लिखा होगा रेमिनेंट, नहीं लिखा होना है। ये देखो काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट, यानी ये मॉलिक्यूल आया, फर्ज कर लें इसके साथ ये जो TGL है ये विटामिन ए है, ये चला गया, इसने रिलीज किया फैट्स को इनटू द पेरिफेरल टिश्यू, पेरिफेरल टिश्यू से मुराद है हम जहां भी उसकी जरूरत है। और उसके बाद वो जो प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, यानी जो बकिया प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है बचा हुआ, जिसने फैट रिलीज कर दिया, पीछे जो प्रोटीन बच जाता है उसको आप क्या कह देते हो, रेमिनेंट काइलोमाइक्रोन। तो ये रेमिनेंट काइलोमाइक्रोन ये आगे आफ्टर रिलीजिंग देयर फैट पोर्शन। ठीक है, यानी इसका इस पूरे काइलोमाइक्रोन का 25 to 30% जो फैट पोर्शन है वो हमारे टिश्यूज में चला गया। और जो बाकी प्रोटीन मॉलिक्यूल है या बाकी जिसमें एस्टर था, बाकी मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया ना पूरा काइलोमाइक्रोन का, वो रेमिनेंट काइलोमाइक्रोन दोबारा लिवर के पास चले जाते हैं। लिवर क्या करता है उनका, लिवर दोबारा उनको बाइल सॉल्ट्स में ऐड करके रीयूज करता है। ठीक हो गया। तो जो प्रोटीन पोर्शन था, जो बाकी पोर्शन था, वो बाइल का पार्ट बन के दोबारा रिलीज हो जाते हैं। और जो हमारा विटामिन ए था वो हमारे टिश्यूज का पार्ट बन जाता है। ठीक है, और इनमें से भी रेमिनेंट काइलोमाइक्रोन में से भी लिवर फिर इनकी फर्दर मजीद प्रोसेसिंग करता है। लिवर क्या करेगा, इसमें से जो प्रोटीन मजीद, अगर इसमें फैट मॉलिक्यूल है, इसमें कोई विटामिन बाकी है, उसको वो अगेन बॉडी में अंदर, यानी ये VLDL के थ्रू, VLDL के थ्रू अगेन उसको बॉडी का पार्ट बना देगा। और जो प्रोटीन कंपोनेंट है बाइल सॉल्ट्स का पार्ट बना के अगेन उसको रिलीज करवा देगा। ठीक है, तो कुछ जो है वो डायरेक्टली बॉडी का पार्ट बन जाते हैं, कुछ को लिवर प्रोसेस करके बॉडी का पार्ट बना देता है, ताकि मैक्सिमम फैट जो है वो बॉडी का पार्ट बन सके, या मैक्सिमम विटामिन जो है वो बॉडी का पार्ट बन सके, और बाकी का जो कंपोनेंट है वो क्या हो सके, रीयूज हो सके। अब ये VLDL जो है ये यहाँ से काफी सारा फैट, यानी मैंने बता दिया कि थोड़ा सा प्रोटीन और बहुत सारा फैट है इसके पास, वो निकला, जो जहां जहां उस विटामिन की उस फैट की जरूरत थी उसको दिया। कैपिलरी के ये क्या बन गया, LDL, क्योंकि उसका फैट थोड़ा सा कम हो गया, वो क्या बन गया, LDL। LDL आगे HDL बन जाएगा, HDL बन के अगेन लिवर के पास चला जाएगा, और लिवर से मजीद फैट को इकट्ठा करेगा, और फिर इसी तरह सारा जो है वो आपका काम करता है। ठीक है, ये समझ आ गया आपको, ये पूरा प्रोसेस समझ आ गया, सारे फैट मॉलिक्यूल्स का, सारे विटामिन का ये सेम प्रोसीजर है। ये देखें जी, 70 to 80% ऑफ बॉडी विटामिन ए रिजर्व स्टोर इन लिवर, यानी वो सारा का सारा लिवर में स्टोर हो जाता है। जितना भी एडिशनल है वो कहाँ स्टोर हो जाता है, लिवर में हो जाता है स्टोर, वही काइलोमाइक्रोन के जरिए। और उसके बाद जिस जिस सेल को विद स्मॉल अमाउंट इन कुछ एडिपोज टिश्यू में, किडनी में, बोन मैरो में, टेस्टिकल एंड आईज, तो बाकी पोर्शन कुछ कुछ जो है वो वहां पे रिक्वायर, जहां जहां उनकी जरूरत है वहां वहां वो स्टोर हो जाते हैं। और लिवर से जब भी बॉडी को जरूरत होती है विटामिन ए की, तो विटामिन ए वहां से मूव कर जाए, क्योंकि लिवर एक फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल है, तो ये इसके रिजर्व्स होते हैं बॉडी में, ये अपने आप को स्टोर कर लेता है। ठीक है, फंक्शन विटामिन ए के मैंने वॉइस नोट भी किया हुआ है। बेसिकली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जितने आपके न्यू सेल्स हैं, जितनी न्यू स्किन बनती है, आपकी आउटर स्किन, आपकी इनर लाइनिंग, इंटेस्टाइन की लाइनिंग, आपके खाने वाली ट्यूब की लाइनिंग, रेस्पिरेटरी ट्रैक की लाइनिंग, सारों की जितने भी नए सेल्स हैं, उसके अलावा जो नया जो बच्चा बन रहा होता है माँ के पेट के अंदर, उसके नए एम्ब्रियो एम्ब्रियो और उसके जो स्किन है, उसके जो सेल्स हैं, वो सारे के सारे जो है वो उसके अंदर उनकी फॉर्मेशन में, उन न्यू सेल्स की फॉर्मेशन के अंदर जो है वो हमारा विटामिन ए रो देना बोन मैरो होता है।
बोन मैरो से एक ही तरह के सेल बनते हैं। यानी आपकी बॉडी में कोई भी नया सेल बनता है ना, जब बिल्कुल स्टार्ट से, एक तो माइटोसिस होती है ना, यानी मेरा एक रेड ब्लड सेल है वो टूट के दो बन गए, तो वो तो माइटोसिस हुई। तो वो एक कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर कोई नया सेल बना है तो वो एक तरह का बनता है। उसको नहीं पता मैंने आंख का हिस्सा बनना है, मैंने नाक का हिस्सा बनना है, मैंने जुबान का हिस्सा बनना है, ही डोंट नो। तो उसकी डिफरेंशिएशन होती है, यानी उसको फिर बॉडी रेगुलेट करती है कि आपने अब आंख का हिस्सा जाके बनना है। तो सेल की डिफरेंशिएशन क्या कहती है कि हमारा एक बेसिक सेल बनता है जो जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन है। बेसिक सेल, उसके पास आंख बनने की काबिलियत भी है, उसके पास कान बनने की इंफॉर्मेशन भी है, उसके पास टांग का सेल बनने की, स्किन का सेल बनने की भी इंफॉर्मेशन है। उसका कौन सा जीन एक्टिव होगा ये डिसाइड करेगा कि वो कौन सा पार्ट का हिस्सा बनती है। अगर उसके अंदर, यानी एक सेल के अंदर इंसान के पूरे जिस्म का जीन होता है, एक सेल से पूरा ह्यूमन बीइंग बना सकते हो। तो उस सेल के अंदर जो जो जीन्स उसके, जिस पार्ट, यानी उसने आंख का बनना है, तो आंख के लिए जिस जीन का एक्टिव होना जरूरी है वो एक्टिव हो जाएंगे, बाकी सारे जीन जो है वो इनएक्टिव रहेंगे। और वो सेल जो है वो डिफरेंशिएट हो जाएगा इनटू द आई सेल। इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। और इसमें विटामिन ए रोल प्ले करता है। उसके अलावा विजन, मैं अभी आपको पीछे समझा के हटा कि हमारा विटामिन ए का एक स्ट्रक्चर होता है, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। उसके अंदर क्या होता है कि जब उस पर लाइट पड़ती है ना, वो उसकी सिस फॉर्म है। सिस और ट्रांस, ये दो फॉर्म्स होती है, स्ट्रक्चरल फॉर्म है। ओवरऑल स्ट्रक्चर के अंदर चेंज नहीं है। सपोज कर रहे हैं कि मैं एक रेटिनल मॉलिक्यूल हूँ। सपोज करें मैं एक रेटिनल मॉलिक्यूल हूँ। अब मैंने, मेरी जो सिस फॉर्म है उसमें मेरी मुट्ठी बनेगी, मतलब मुट्ठी प्रॉपर बनेगी। और उसमें मैंने एक ऑप्शन मॉलिक्यूल को पकड़ा हुआ है। यानी मेरी सिस फॉर्म क्या कहती है कि मैंने एक ऑप्शन मॉलिक्यूल को अपने पास पकड़ा हुआ है। अब हम जब जब तक हम दोनों अटैच हैं तो वी आर लाइक जुड़े हुए। अब क्या होता है कि जैसे ही लाइट पड़ेगी रेडॉप्सिन पे, अब मुझे क्या, मैं पहले क्या था, रेटिनल 11 सिस रेटिनल मेरा नाम था। जब मैंने ऑप्सिन प्रोटीन को अपने हाथ में पकड़ लिया तो मेरा नाम हो गया रेडॉप्सिन, जो कि प्रोटीन होती है जो कि हमें डिम लाइट के अंदर, हल्की लाइट के अंदर देखने में मदद करती है। तो जैसे ही लाइट रेडॉप्सिन पे पड़ती है, सिस ट्रांस जो रेटिनल है, यानी मैं, जो सिस फॉर्म था, मैं आइसोमराइज हो जाऊंगा इनटू ट्रांसफॉर्म। यानी मैं अपनी मुट्ठी खोल दूंगा, मैं अपने स्ट्रक्चर के अंदर ऐसे चेंज लेके आऊंगा कि मेरे हाथ से वो ऑप्सिन प्रोटीन अलग हो जाएगी। जैसे ही मैं और ऑप्सिन प्रोटीन, यानी रेटिनल और ऑप्सिन प्रोटीन अलग हो जाएंगे, तो उसकी वजह से सिग्नल जाएंगे टू द ब्रेन कि लाइट जो है वो डिम हो गई है। और अब यानी विजन, जो हल्की लाइट में, डिम लाइट में देखना है, वो पॉसिबल होगा। समझ आई? विजन और डिफरेंशिएशन समझ आ गए? ये अच्छा समझा रहा हूँ, बस वो एक ही, क्योंकि वो बोर्ड जरूरी था, वो समझाना बहुत औखा हो गया था। अच्छा, विटामिन ए इम्यून फंक्शन, रेटिनोइक एसिड सपोर्ट बोथ innate and adaptive immune, enhancing the function of neutrophil, macrophages, lymphocyte, as well as promoting the production of antibodies। एंटीबॉडीज में डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एक तो ये न्यू सेल्स हैं, मैंने बताया बोन मैरो से नए सेल बनते हैं, बताया ना डिफरेंशिएशन वाला। तो बोन मैरो ही, यानी वहां पे एक जनरल सेल है, उसको फिर बताना है कि यार आपने इम्यून सेल बनना है, आपने स्किन सेल बनना है, आपने फलां सेल बनना है। तो इसी तरह उन सेल में से कुछ जो सेल हैं वो स्पेसिफाई होते हैं टू बिकम इम्यून सेल, यानी ऐसे सेल जो बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे अगेंस्ट डिजीजेस, अगेंस्ट इन्वेडर्स। तो विटामिन ए डिफरेंशिएशन वाला ही पार्ट है। तो जब वो विटामिन ए जो है वो इस तरह के सेल्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, यानी वो बेसिक सेल को बताता है कि आपने न्यूट्रोफिल बनना है, जिसम में बीमारी आ गई है, आप न्यूट्रोफिल बने और जाके अटैक करें। आप मैक्रोफेज बने और जाके अटैक करें। ठीक है, तो इस हवाले से विटामिन ए जो है वो न्यू सेल्स की फॉर्मेशन करवाता है। तो ये इसलिए इम्यूनिटी में भी रोल प्ले करता है। इनेट इम्यूनिटी आपको पता है, इनेट इम्यूनिटी क्या होती है बताएं? चले मैं बता देता हूँ, टाइम कम है। इनेट इम्यूनिटी बेसिकली होती है जो कि हमारी जनरलाइज्ड इम्यूनिटी होती है, यानी हमने सीखी नहीं है, हमें हमारी बॉडी को पता है प्रोटेक्ट करना है। हमारी स्किन को पता है कि बाहर से कोई चीज अंदर नहीं जाने देनी। हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक लाइनिंग है उसको पता है कि यहाँ से किसी चीज को क्रॉस नहीं करने देना। अब ये क्या है, हमारी स्किन और हमारी इंटर लाइनिंग क्या है, सेल्स, एपिथेलियल सेल्स। और एपिथेलियल सेल्स को कौन बना रहा है? विटामिन ए। तो विटामिन ए हमारी इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर भी रोल प्ले कर रहा है। उसके साथ साथ ये एंटीबॉडीज भी बनाता है। एंटीबॉडीज की डिफरेंट 6 तरह की टाइप्स हैं। उनमें एक आईजीए एंटीबॉडी होती है, आईजीए, इसको सिक्रीटरी एंटीबॉडी भी कहते हैं, यानी हमारी सिक्रीशन, ये जो बलगम है, ये नजला है,
या उसके अलावा हमारी ये जो इंटेस्टाइनल वॉल, सॉरी, ये जो खाने के इसोफेगस होती है उसमें सिक्रेशंस होती हैं। इन सारी सिक्रेशंस में विटामिन ए वाली एंटीबॉडी आईजीए मौजूद होती है, जो कि अगेंस्ट इन्वेडर्स काम करती है। ठीक है, तो इस तरह से ये इम्यूनिटी का रोल प्ले करता है। एक स्किन और लाइनिंग सेल बनाने में, एपिथेलियल सेल्स बनाने में, जो कि मैंने आपको पीछे शुरू में बताया, पहला जो हमारा था ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। दूसरा ये हमारे इम्यून सेल्स को बनाता है, और तीसरा ये एंटीबॉडी आईजीए, यानी एंटीबॉडी के अंदर का पार्ट होता है विटामिन ए, और ये एंटीबॉडी फिर अगेंस्ट इन्वेडर जो है वो काम करती है। पांचवा, जब इसका एंटीऑक्सीडेंट पोटेंशियल है, इसकी जो बीटा कैरोटीन वाली फॉर्म होती है वो एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे भी काम करती है। ये फ्री रेडिकल्स को स्क्वेंच करते हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिकली जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो एक ऐसे समझ लें कि वो एक नुकसानदेह चीज है, वो एक ऐसी चीज है जो आपकी बॉडी में आके आपके बॉडी के सेल्स को तोड़ना शुरू कर देती है। फ्री रेडिकल एक ऐसी चीज है जो कि आपकी बॉडी में आके क्या करेगी, आपकी बॉडी को तोड़ती है, यानी डिफरेंट सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़ा है। तो अब यानी समझ लें कि हमारे पास जिस तरह उस्मान है, तो उस्मान के पास 100 रुपया डेली होता है, तो वो नॉर्मली चलता है, उसको पता 100 है। आज उसको 20 रुपए गिरे हुए मिल गए हैं, तो अब उसके पास आज क्या है, 120 रुपए, और उसने सुबह से रोला डाला हुआ है, हर बंदे को छेड़ा है, आज मेरे को 120 है, हर बंदे को छेड़ा, आज मेरे को 120 है। ठीक है, तो फ्री रेडिकल इज सम काइंड ऑफ द पर्सन जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो 2 इलेक्ट्रॉन की बेस पे वो बॉडी के अंदर डैमेज कॉज करना शुरू कर देता है। ठीक है, ठीक है, यानी 2 मॉलिक्यूल, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री हैं। अब इसने आपने वो ऑक्टा पढ़ा होगा, पेयर पूरा करना है, अपना एक वो पूरा स्ट्रक्चर पूरा करना होता है। तो बेसिकली ये क्या करते हैं कि ये जाता है, ये एक सेल के पास, ये किसी मॉलिक्यूल के पास या बॉडी के किसी मॉलिक्यूल के पास जाएगा, उससे 2 इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, यानी इलेक्ट्रॉन उस मॉलिक्यूल से खींच लेगा अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए। फ्री रेडिकल क्या करता है कि ये बॉडी के मॉलिक्यूल से जो है वो आपके बॉडी के मैं कुछ भी नहीं कर रहा स्क्रीन के ऊपर बेटा। फ्री रेडिकल क्या करता है, आपकी बॉडी के मॉलिक्यूल से जो है खींचेगा, मतलब उनसे फ्री इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और वो अब अगला मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, डीस्टेबल हो जाएगा। ये खुद स्टेबलाइज हो गया, लेकिन अगला मॉलिक्यूल क्या हो गया, डीस्टेबल हो गया। अब वो अगला मॉलिक्यूल अपने साथ वाले मॉलिक्यूल को खराब करेगा, वो उससे अगले को खराब करेगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, बॉडी के अंदर डैमेज स्टार्ट हो जाता है, बॉडी के अंदर सारा का सारा नुकसान स्टार्ट हो, सारी की सारी बॉडी क्या होनी शुरू हो जाती है, डैमेज स्टार्ट हो जाती है, जिसको आप कह देते हो कि कैंसर और ऑटो इम्यून डिजीजेस और इस तरह की बीमारियां शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो विटामिन ए के जो कैरोटीनॉइड है और एंटीऑक्सीडेंट्स, ऑक्सीडेंट क्या है, बॉडी के अंदर डैमेज कॉज करने वाले, यानी वो जो मॉलिक्यूल को तबाह कर रहे हैं वो कौन है, ऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट क्या कर रहे हैं, इसने इन एंटीऑक्सीडेंट ने क्या करना है, इसके पास 2 मॉलिक्यूल जो फ्री इलेक्ट्रॉन उस फ्री रेडिकल ने हमारी बॉडी के मॉलिक्यूल को तोड़ के लेने थे, एंटीऑक्सीडेंट उसको जाके दे देता है, भाई तू ले ले। ठीक है, तो अब तू सुकून कर। ठीक है, तो उसको जो है वो इलेक्ट्रॉन्स दे देता है, और उसके साथ अपना एक बॉन्ड बना लेता है। तो अब बॉन्ड किसका बना, फ्री रेडिकल और एंटीऑक्सीडेंट का एक बॉन्ड बन गया। अब फ्री रेडिकल क्या हो गया, हमेशा के लिए स्टेबल हो गया, वो स्टेबल हो गया, अब उसने किसी चीज को नहीं छेड़ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी क्या हो गई, आपकी बॉडी उस फ्री रेडिकल से सेफ हो गई। तो इसको कहते हैं कि विटामिन ए जो है उसकी जो कैरोटीन फॉर्म है, यानी प्लांट सोर्सेज वाला, वो आपकी बॉडी को बचाता है बहुत सारी बीमारियों से थ्रू एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी। डेफिशिएंसी में जीरोपैथेलमिया, आंखों की बीमारी ज्यादातर। ठीक है, अब नॉर्मल ड्राइनेस ऑफ द कंजक्टाइवा, ये जो आपका व्हाइट पोर्शन है इसकी, ये ड्राई हो जाता है सारा। एंड कॉर्निया ऑफ द आई विद इन्फ्लेमेशन, डेफिनेटली जब ये ड्राई हो जाएगा तो आंख रगड़ खाएगी, जब रगड़ खाएगी तो इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी, इसको कहते हैं जीरोपैथेलमिया। नाइट ब्लाइंडनेस, वही मैंने आपको रोडोप्सिन, अगर नहीं है रोडोप्सिन तो आंख डिम लाइट में आंख नहीं देख पाएगी, जब डिम लाइट में नहीं देख पाएगी तो उसको क्या कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। कैरेटनाइजेशन, एपिथेलियल सेल secrete a protein called keratin, the hard inflexible protein of hair and nail। अगर आपकी केराटिनाइजेशन, बेसिकली हमारे नाखून में केराटिन प्रोटीन होती है या हमारे बालों में केराटिन प्रोटीन होती है, स्किन में बहुत कम होती है। लेकिन अगर विटामिन ए नहीं है तो वो जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो रिफ्रेश नहीं हो सकते। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएंगे, उसमें केराटिन प्रोटीन आनी शुरू हो जाएगी। वो केराटिन प्रोटीन जो है वो उसको करवाएगी केराटिनाइजेशन, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के ऊपर स्केल बन जाते हैं, स्किन स्केल। लड़कियों को तो पता होगा स्केल्स बनना स्किन के ऊपर, इस तरह जैसा सांप की झरी होती है ना, इस तरह की स्किन होनी शुरू हो जाती है, ड्राई एंड स्केली स्किन।
केराटोमेलेशिया ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका कॉर्निया यानी जो फ्रंट पार्ट ऑफ द आई है सॉफ्ट हो जाता है, नेक्रोटिक खुद ब खुद डैमेज होना शुरू हो जाता है, एंड अल्सरेटेड, और इसमें जलन, अच्छी खासी जलन और डैमेज स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि विटामिन ए की बहुत सीवियर और बहुत प्रोलॉन्ग डेफिशिएंसी की वजह से। ठीक है। टॉक्सिसिटी भी इसकी होती है, हाइपर विटामिनोसिस है, ड्राई स्किन है, लिवर डैमेज हो जाएगा क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा स्टोरेज हो जाएगी, बोन पेन है क्योंकि यहाँ पे जो है वो इसमें यहाँ भी इसमें स्टोर है, फटीग, थका हुआ और विजुअल प्रॉब्लम आ जाएंगी। ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट विटामिन ए, ये इसके कुछ स्ट्रक्चर है। दैट वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। फैट सॉल्युबल की एक मैंने बहुत बेसिक सी चीजें आपको करवा दी हैं। अब इसकी बेसिस पे आप विटामिन डी पढ़ो, ई पढ़ो, के पढ़ो, तो आपको एटलीस्ट एब्जॉर्प्शन तक का आपका सारा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो लेक्चर हम लेंगे ना उसमें हम डायरेक्टली बायोकेमिकल फंक्शंस के ऊपर आएंगे। पिछला कुछ भी आपको नहीं करवाएंगे क्योंकि वो बताना जरूरी था कि ये सारे किस तरह एब्जॉर्ब होते हैं और किस तरह एक्सक्रीट होते हैं। ठीक है। बाकी ये जो नोट्स हैं ये एकेडमी के बच्चों को मिल जाएंगे। स्लाइड्स तो वैसे आपकी ही हैं, लेकिन वो जो मैंने आपको शुरू में एक फाइल दिखाई थी जनरल फाइल, वो और उसके अलावा इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो आपको मिल जाएंगी। ठीक है। आपको कोई कंसर्न है तो आप बता दें, और नेक्स्ट लेक्चर हम कभी कल रख लेते हैं। कल के अंदर हम सिर्फ ना बायोकेमिकल फंक्शंस की बात करेंगे और बाकी सारा ओवरव्यू करेंगे, क्योंकि वो बहुत डिटेल में बताने वाली चीज़ें नहीं होंगी, सिर्फ बायोकेमिकल फंक्शन बताने होंगे। कल जिस तरह अगर विटामिन डी करेंगे तो मैं उसके साथ फिर आपको हार्मोन्स का भी बताऊंगा, किस तरह बॉडी के अंदर आपकी आपके ब्लड का कैल्शियम लेवल किस तरह मेंटेन किया जाता है, कि कौन कौन से हार्मोन है, और आपकी डाइट उसमें किस तरह अफेक्ट करती है। ये सारी चीजें भी बात करेंगे और कंसेप्चुअली ही इसके ऊपर बात करेंगे। लंबी क्लास नहीं करते, डेली की हम ना हाफ आवर की क्लास कर लेते हैं। एक हफ्ते के अंदर हम अपने सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो पूरे कर लेंगे। सही है। लेकिन ये सिर्फ एकेडमी के लिए है। आज का जो लेक्चर था वो सिर्फ आज का लेक्चर था वो ओपन था। बाकी सारे जो है वो हम सिर्फ एकेडमी के स्टूडेंट्स के लिए होगा।